एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम जो हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें हमारे टेक्निक्स के 2 पॉइंट रह गए थे, तो उसको डिस्कस करते हुए हम चलते हैं। पहले हमारा 8th पॉइंट रहता था सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मीनिंग था कि ऐसा टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट में जिसको कि रेफ़र किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए वर्क को, और एलिमिनेट इसमें करना चाहिए अननेसेसरी और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को जो कि वर्क के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारी स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं और हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और इसमें ये बताया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हमारा टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाए। 9th टेक्निक थी हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। ये टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्वॉल्व होता है सुपरविजन ऑफ वर्क, जिसमें कि बड़े सारे फोरमैन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं सारे फोरमैन, और ईच वर्कर जो है उसको ऑर्डर लेना पड़ता है 8 फोरमैन से। और ये जो प्रोसेस है ये एक कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड का, जो कि फ्योल ने दिया है। क्योंकि फ्योल ने कहा है कि हमारा एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि हम 8 बॉसेस के अंडर काम करते हैं। अब इस प्रिंसिपल का पर्पस क्या है, इस टेक्निक का पर्पस क्या है? इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ सुपरविजन को वर्कर्स की, और एम्प्लॉय जो होते हैं वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे वो प्रॉपरली काम को कराते हैं। और प्लानिंग फंक्शन जो होता है वो और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। और इसमें प्लानिंग इंचार्ज भी होता है और प्रोडक्शन इंचार्ज भी होता है। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी आता है। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर आते हैं। तो ड्यूटीज़ ऑफ फोरमैन हम पढ़ते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आपके पास 8 फोरमैन होते हैं। तो फर्स्ट फोरमैन होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये हमें डिटेल इंस्ट्रक्शन देता है और हमें ये बताता है कि वर्कर को काम को कैसे करना है, परफॉर्म जॉब को कैसे करना है। रूट क्लर्क हमें बताता है सीक्वेंस, पाथ और रूट। एवरी पीस ऑफ वर्क हमें डिटेल में समझा देता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है वो फ्रेम करता है टाइम रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन डूइंग ए जॉब। डिसिप्लिनरी जो है वो एनफोर्स करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को और मेंटेन करता है डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स के साथ। इसका ये काम होता है कि चेक करना कि किसी भी तरह से कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। स्पीड बॉस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और इंश्योर करता है कि वर्क जो है वो प्रॉपरली टाइम से हो रहा है कि नहीं। गैंग बॉस जो होता है वो कंसर्न होता है प्रिलिमिनरी वर्क के लिए, और वो एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ वर्क को देखता है और एक्सप्लेन करता है वर्कर को कि कैसे सेट ऑफ वर्क जो है मशीनरी पर किया जाता है। रिपेयर बॉस जो होता है वो इंश्योर करता है हर एक वर्कर को कि मशीनरी और टूल्स जो है वो परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में ऑर्डर में है या नहीं। इंस्पेक्टर जो होता है वो कंफर्म करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो वर्कर्स जो है वो प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं। वो बार बार जाके उसको चेक भी करता है और कंफर्म करता है। तो आते हैं हम इसके डायग्राम में। फैक्ट्री मैनेजर है, आप देखिए। इसके बाद प्लानिंग इंचार्ज होता है और प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी और स्पीड बॉस जो है वो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर आता है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो हमें अगर प्रोडक्शन इंचार्ज के पॉइंट याद करने हैं तो हम इसका एक कोड बनाते हैं सर जी। एस से है स्पीड बॉस, और आई से है इंस्पेक्टर, आर से है रिपेयर बॉस, सर हो गया, और जी से होता है गैंग बॉस। सर जी एक कोड है जिससे कि हमें लर्निंग में इजी रहता है। इसी तरह से हम जो है डॉक्टर टी बना सकते हैं। डी से हम एक पॉइंट ले सकते हैं डिसिप्लिनरी, और इसके बाद आर से हम ले सकते हैं रूट क्लर्क, और टी से हम ले सकते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इस तरह से हमें लर्निंग में थोड़ा इजी हो जाता है जब हमारे पास कोड्स रहते हैं। नाउ वी आर स्टडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी तक हमने पढ़ा है जो टेक्निक्स था, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये हमें टेलर ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, और हमारे बोर्ड में कोई ना कोई सीबीएसई बोर्ड में ये कोई ना कोई प्रिंसिपल ज़रूर आता है।
या टेक्निक ज़रूर आती है, तो इसको हमें बहुत सिंसियरली जो है अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो आते हैं पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल हमें सजेस्ट करता है कि रूल ऑफ थंब और ट्रायल और एरर मेथड जो है इसको रिमूव करना चाहिए हमें मैनेजमेंट से। और ये सजेस्ट करता है साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी। और इस ये साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी जो है वो हर प्लेस पे होनी चाहिए वर्क में। और रूल ऑफ थंब जो है वो उसके अंदर कोई एनालिटिक थिंकिंग जो है बिफोर डूइंग इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये हमें अवॉइड करनी चाहिए रूल ऑफ थंब। और ट्रायल एंड एरर को भी हमें रिमूव करना चाहिए, क्योंकि बार बार हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उस तरह का ट्रायल एंड एरर और हिटर ट्रायल मेथड ये सब अवॉइड करना चाहिए। रादर हमें साइंटिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और जितने भी हम अपना वर्क प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो डेवलप होना चाहिए स्टडी से और प्रॉपर एनालिसिस से। अदरवाइज काम आपका परफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए टेलर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि साइंस को अप्लाई करो, ना कि रूल ऑफ थंब को। रूल ऑफ थंब को रिमूव करना चाहिए, ट्रायल एंड एरर को भी रिमूव करो। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें टेलर ने एम्फोसिस किया है कि आपस में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक हार्मोनी होनी चाहिए और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेलर ने एडवोकेट किया है कि एम्प्लॉयर को हमेशा जो है प्रॉपर अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, प्लस एम्प्लॉय को भी एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर के साथ। और एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एनवायरनमेंट में दोनों को डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। इससे दोनों का कंट्रीब्यूशन ही इंडिविजुअली जो है वो बढ़ जाता है। और इसमें उसने बताया है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। और सेकेंडली ये बताया है कि एक मेंटल रिवोल्यूशन आना चाहिए माइंड में, किसके, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। और दोनों को एक दूसरे की जो है सजेशंस को मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के लिए टेक केयर करनी चाहिए। ये अपना आउटलुक चेंज करने से ही हो सकता है। और दोनों को ये समझना है कि दोनों की ही आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर एक भी हमारा ठीक तरह वर्क नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव नहीं होंगे। और तीसरा है कि इसमें ये बताया है टेलर ने कि जैसे जापानीज वर्क कल्चर होता है कि अगर उन्हें काम नहीं करना जब, तो वो एक ब्लैक कलर का एक बैच जो है वो अपने हाथों में बांध लेते हैं, पर वो काम जो है ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं, काम पूरे दिन करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह का कल्चर होना चाहिए कि काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो इसने ये सब चीज़ों को भी एडवोकेट किया है। थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें उसने बताया है कि कोऑपरेट करके रहना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर को, और म्यूचुअल आपस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कंप्लीट कोऑपरेशन लेबर और मैनेजमेंट में होने से ही काम अच्छी तरह से होता है। इंस्टेड आप ये करें कि हमने इंडिविजुअल तरीके से काम जो है वो नहीं हो सकता, तो इसलिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। हारमोनियस रिलेशन बहुत ज़रूरी है, आपस में लड़ाई झगड़े करके नहीं होता। और इसमें ये बताया है कि कंपटीशन जो है एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना बन जाओ, बल्कि आपस में कोऑपरेट करो एक दूसरे को। और वर्कर्स की सजेशंस को जो है वो रिवार्ड देना चाहिए। और इसमें टेलर ने कहा है कि पैटर्निस्टिक स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह घर में फादर का एक रोल होता है कि फादर जो होता है वो समझाता भी है, बताता भी है, टेक केयर भी करता है अपने बच्चों का। सिमिलरली मैनेजमेंट को भी इस तरह का पैटर्निस्टिक स्टाइल जो है वो फॉलो करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल का, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें बताया है कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड करती है लार्ज एक्सटेंट में कॉम्पिटेंसी से एम्प्लॉयज़ की। और अकॉर्डिंग टू टेलर जो है इंक्रीज एफिशिएंसी में आपको प्रॉपरली एक तो वर्क को असाइन करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो एम्प्लॉय के फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। और एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ की जो है वो बढ़ानी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे और अर्न भी ज़्यादा करे। और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके अंदर काफ़ी एफिशिएंसी हो। और इसमें उन्होंने बोला है कि बेस्ट मेथड को यूज़ करना चाहिए काम को करने के लिए। और इससे क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी आता है कंपनी के अंदर और वर्कर्स के साथ भी मिलके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो ऑल परवेसिव होते हैं, ये प्रॉपरली डिसिप्लिन होते हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको ओबे करना चाहिए। सेकंड है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं, यानी कि वो एक गाइडिंग फोर्स होते हैं, और ये कोई एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होते बल्कि एक गाइडेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है, तो इसलिए हमें हर सिचुएशन से डील करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से सोचना पड़ता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करके, बल्कि हमें अपने गोल्स के ऊपर स्ट्रेस देना पड़ता है। थर्ड है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, इसमें हमें बताया गया है कि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं और किसी इवेंट को एनालाइज करते हैं, तो हम एक्चुअल प्रैक्टिस में मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पे होते हैं, और ये कोई ओवरनाइट जो है डेवलप नहीं होते, यानी कि साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब जो है जैसे टेलर ने दिया है, तो ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके चेक करके देख के ही बनाया है। फोर्थ है फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मॉडिफाई कर सकता है मैनेजर, क्योंकि ये कोई रिजिड प्रेस्क्रिप्शन नहीं होते कि इनको एब्सोल्युटली फॉलो ही करना है, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होने से अगर कोई चेंजिंग वर्किंग कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेनली ये बिहेवियर होते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और डेफिनेट रूल्स जो हैं ये प्रॉपरली रेस्पेक्ट से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर मैच करता है। ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स और अनप्रडिक्टेबल होता है, इसलिए ये काफ़ी प्रिंसिपल्स हमारे यूनिक भी होते हैं, और ये किसी के ईगो या बिलीफ या कल्चर के ऊपर बेस्ड नहीं होते। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि मॉडिफाई करे बिहेवियर एम्प्लॉयज़ का वर्क प्लेस में, और इस तरह से वो प्रॉपरली उनको ह्यूमन बींग्स को मूव करा सकता है, और मटेरियल्स का प्रॉपर यूज़ करा के प्रॉपरली मूवमेंट ऑफ मैन करा सकते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारे फीचर्स का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें बताया है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश करते हैं, कि जैसे कि एग्जांपल है कि डिवीजन ऑफ वर्क है, इसमें बताया है कि डिवाइड करो वर्क करो, तो इससे क्या होगा, इसका डिवाइडिंग द वर्क जो है वो एक कॉज है, और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी जो है वो इसका इफेक्ट है। सेवन पॉइंट है कंटिजेंट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिजेंट होते हैं, यानी कि कंटिजेंट का मतलब है डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो है मॉडिफिकेशन के लिए जो है इसमें प्रॉपरली आप मॉडिफाई कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में, और देख के सिचुएशन को कि हम किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर वन, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इन रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है कि मैनेजर को कि वो लोगों के बिहेवियर को और प्रॉपर तरीके से खुद भी उसको प्रैक्टिस करे और इन्फ्लुएंस करे अपने डिसीजंस को, और नॉलेज और एबिलिटी को प्रॉपरली वो अंडरस्टैंड करे, सिचुएशंस को अच्छी तरह से रियलाइज कराए। सेकंड है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कराते हैं ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का, जिससे कि अटेनमेंट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो प्रॉपरली हमारे हो जाए। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वो मैनेजर तैयार करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली स्टडी करते हैं साइंटिफिकली तरीके से, और वो अपना प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखते हैं साइंटिफिक डिसीजन से, जिससे कि वो चेंजिंग सिचुएशन में उनको प्रॉपरली अप्लाई कर सके, और लॉजिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये जो फ्री होते हैं किसी बायस या प्रेजुडिस से, क्योंकि ये बेसिकली हमें बताते हैं कि लॉजिकली अप्लाई करो हर चीज़ को, ब्लाइंड फेथ पे मत जाओ। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, ये भी हमारा एक प्रिंसिपल है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस हैं जिनको कि आप मॉडिफाई कर सकते हो विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट एंड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो नॉट ओनली
एक गाइडलाइंस होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कराते हैं। जैसे कि फेयर रेम्युनरेशन है, वो इंसिस्ट करता है कि सैलरी एम्प्लॉयज़ की जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करता है मैनेजमेंट की, तो ये हमारे इम्पोर्टेंस में आ जाता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो टाइम टू टाइम बताते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो, एजुकेट करो, रिसर्च वर्क भी कराओ, और प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता है, जैसे कि एमबीए, बीबीए, जिसमें कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जो है बिगनर्स के लिए जो है वो समझाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आता है टॉपिक। और एक टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो ये डिफरेंस ये होता है कि जो हेनरी फ्यूल है वो प्रोस्पेक्टिव पॉइंट में हम लिखते हैं कि टॉप लेवल के लिए है, और एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो है शॉप लेवल के लिए। और हेनरी फ्यूल जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करके उसने प्रिंसिपल बनाए हैं, और टेलर ने बनाए हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट में। थर्ड पॉइंट आता है कि ये इम्प्रूव करता है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को, और टेलर जो है वो इम्प्रूव करता है, इंक्रीज कराता है प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि ये शॉप फ्लोर के लेवल पे होता है। और फ्यूल के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और टेलर के प्रिंसिपल जो है वो स्पेशलाइज सिचुएशन पर एप्लीकेबल है। और फ्यूल जो था वो एक प्रैक्टिशनर था, और टेलर जो था वो एक साइंटिस्ट था। और फ्यूल की जो बुक है जिसमें उसने सारा वो बताया है या डिटेल्स हमें समझाई है, वो है जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर हम एफडब्ल्यू टेलर की बात करें तो वो है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसमें कुछ हम ये देखते हैं डिफरेंस के साथ साथ उनके अंदर सिमिलैरिटी भी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। यानी कि दोनों ही परफॉर्मेंस एफिशिएंसी की बात करते हैं, दोनों ही म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और दोनों ही एडवोकेट करते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन आपका और भी आता है पेपर के अंदर, वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये भी मैं आपको करा देती हूँ कि यूनिटी ऑफ कमांड है कि हमारा कमांडिंग ऑफिसर जो है वो एक ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताता है कि ऑल द मेंबर्स जो हैं वो सेम ऑब्जेक्टिव में वन हेड वन प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और एम जो होता है दोनों इसका यूनिटी ऑफ कमांड का होता है कि कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करे, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का होता है इंश्योर करना कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो है और कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए। इम्प्लीकेशन जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड का इंडिविजुअल वर्कर पे होता है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का होता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक बेसिक चीज़ है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है कि यूनिटी ऑफ कमांड इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। थैंक यू वेरी मच।